नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी आर्किटेक्ट में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाउस प्लानिंग से रिलेटेड है। जब भी आप अपने मकान की ड्राइंग बनाते हैं या नक्शा बनाते हैं तो उसे बनाने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना है वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपसे कोई गलतियां ना हो। क्योंकि हाउस प्लान जब भी हम तैयार करते हैं तो वो हमारा बेसिक होता है। हाउस प्लान के बेसिस पे ही आपका स्ट्रक्चर डिटेल यानी कॉलम का नक्शा, बीम का नक्शा, स्लैब का नक्शा, फुटिंग का डिटेलिंग, 3D फ्रंट एलिवेशन, इलेक्ट्रिक ड्राइंग, प्लम्बिंग, इंटीरियर डिज़ाइन, ये पूरा आपका हाउस प्लानिंग के बेसिस पे ही बनता है। हाउस प्लान का मतलब होता है आपका बेडरूम का है, आपका डोर का है, आपका विंडो का है, आपका किचन का है। ये बेसिक जो चीज़ें जो प्लानिंग तैयार करता है आर्किटेक्चर, जिसे आर्किटेक्चर प्लानिंग भी कहते हैं, तो इसे हाउस प्लानिंग कहते हैं। यानी सबसे मकान का जो सबसे पहले बेसिक जो पॉइंट होता है वो हाउस प्लान होता है। तो ये बनाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो भी हम बात करेंगे वो है प्लॉट साइज़ की। अब देखिए, जो भी लोगों का प्लॉट होता है, जैसे जिन्हें 30x50 का प्लॉट होता है, किसी का 30x40 का, तो ये लेआउट में तो मिल जाता है हमें 30x40, 30x50। लेकिन जब एग्जैक्ट जिस दिन हम लेआउट डालने जाते हैं उस दिन होता क्या है कि 6 इंच कम है, 1 फीट कम है, आधा फीट कम है, 1.5 फीट कम आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे प्लानिंग में डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो आपको प्लानिंग में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो आपको पहले प्लॉट गिनवा लेना है। यानी आपका जो एग्जैक्ट प्लॉट है, जितने भी डायमेंशन है उसके, वो एग्जैक्ट पता होना चाहिए। किसी से गिनवा लीजिए, आर्किटेक्ट या इंजीनियर जिसको आप नक्शा दे रहे हो उनसे गिनवा लीजिए। सेकेंड बात आ जाती है कि प्लॉट के वहाँ इन्वायरमेंट कैसा है। यानी प्लॉट के लेफ्ट साइड, राइट साइड, बैक साइड की कंडीशन क्या है, वहाँ पे रोड है या फिर किसी का मकान है, प्लॉट के सामने में आपका ड्रेनेज लाइन गया है, गटर लाइन है नहीं है। ये बातें आपको, बेसिक बातें ध्यान में रखना है। अब हो गया आपके प्लॉट का साइज़, तो आपको परफेक्ट पता है कि आपके प्लॉट का साइज़ इतना है। अब सेकंड थिंग आ जाती है रिक्वायरमेंट की। अब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको रिक्वायरमेंट का पता नहीं होता है। काफ़ी लोगों को रिक्वायरमेंट का पता नहीं होता है। जब भी किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर के पास जाते हैं तो उन्हें खुद का रिक्वायरमेंट पता ही नहीं होता है। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट कैसे पता लगेंगी, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे घर में कितने सदस्य हैं। जैसे अगर किसी की फैमिली में 4 सदस्य हो तो उनको 2 2 BHK का रिक्वायरमेंट है। किसी की फैमिली में ज़्यादा मेंबर हो, वो उसमें ऐसी कंडीशन में रूम ज़्यादा लगते हैं। तो इस कंडीशन से आप अपने रिक्वायरमेंट जान सकते हैं। अब उसमें रोल प्ले करता है कि हमारे बेडरूम का साइज़ क्या देना है, हमारे किचन का साइज़ क्या देना है। तो ये सब आपको, जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, आप जिस घर में पहले रहते हैं, वहाँ पे देखना है कि हमारा बेडरूम का साइज़ परफेक्ट है क्या। वो गिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक टेप लाइए, आप जिस बेडरूम में अभी रहते हैं उसको गिन लीजिए। आपको लगता है वो परफेक्ट है आपके लिए, तो वही बेडरूम का साइज़ अपने नए मकान में रखिए। आपको किचन का साइज़ लगता है कि ये परफेक्ट है, तो आप गिनवा लीजिए। अगर आपको लगता है इसे बढ़ाना है तो आप अपने आर्किटेक्ट को बताइए कि नहीं, मुझे किचन इस साइज़ का चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट बताते कैसे आएंगी, जब आप पहले एक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि मेरा रिक्वायरमेंट ये है, ये होगा। आप हो सके तो एक रफ स्केच भी तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज़रूरी नहीं होता कि वो एज पर डायमेंशन हो, आर्किटेक्ट इंजीनियर उसे समझ लेता है। अब थर्ड वन आ जाते हैं हमारे वास्तु टिप्स के ऊपर। तो देखिए, जब भी आप मकान बनाते तो एक बेसिक वास्तु का नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके लिए कोई बड़ी सी नॉलेज बुक पढ़नी नहीं है आपको, बेसिक है। जैसे आपका बेसिक वास्तु की मैं बात करूँ तो जैसे किचन आपका साउथ ईस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम होना चाहिए, आपका साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में आपका वॉशरूम्स होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ या ईस्ट से मकान की एंट्री होना चाहिए। तो बेसिक जो चीज़ें हैं ये ज़रूर आपने फॉलो करना चाहिए वास्तु में। ज़रूरी नहीं मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 100% ही वास्तु आप फॉलो कीजिए, लेकिन बेसिक जो है वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट जो हमारा आ जाता है हमारे डोर विंडो। तो डोर विंडो का सही जगह पे होना बहुत ज़रूरी है। डोर विंडो जब भी आप दे रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉपरली दीजिए। डोर विंडो, बड़े साइज़ के विंडो हमेशा कोशिश कीजिए कि देने की। प्रॉपर घर में वेंटिलेशन होना चाहिए। मैं विंडो की बात इसलिए करता हूँ कि काफ़ी लोग, अगर मैं गांव की बात करूँ तो पूरे 3 3 साइड, 2 2 साइड से पैक कर लेते हैं, जिससे उनके घर में अच्छे से वेंटिलेशन नहीं आता। आपको डोर विंडो का अनुभव लेना हो, विंडो का खास करके अनुभव लेना हो, तो आप किसी ऐसे मकान में जाइए जहाँ विंडो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए, बड़े साइज़ की विंडो प्रोवाइड किए उन्होंने, और वहाँ पे आप पॉजिटिविटी देखिए। पॉजिटिव व्यू यानी पॉजिटिव वाइज वहाँ से आती है। वही अगर आप किसी पैक कमरे में जाते हैं, पैक मकान में जाते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक डिफरेंस है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके घर में बड़ी सी विंडो हो। आप थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं, 2 फीट 3 फीट की गली छोड़ दें। कुछ लोग गैलरी तो छोड़ते हैं विंडो के लिए, लेकिन उसके ऊपर स्लैब से कवर कर लेते 3 फीट। तो वो आपके नीचे में रोशनी कहाँ से आएंगी, तो वहाँ से कैसे हवा आएंगी। तो ऐसा नहीं करना है, आपको गैप देना है। तो वो आपके मकान में पूरा कंप्लीटली गैप होना चाहिए, 3 फीट का या 4 फीट का, तब जाके आपको अच्छे से वेंटिलेशन या अच्छे से विंडो आपका काम करेगा। ये होगा। अब जो पांचवा पॉइंट है हमारा, वो है पार्किंग को लेकर। काफ़ी लोग पार्किंग को लेकर सीरियस नहीं है।
हर कोई आज के समय में सोचता है मैं बाहर कर लूँगा पार्किंग, मेरे पास बाहर जगह है, रोड बाहर है, 25-30 फीट का हमारा रोड है, हमारी 6-7 फीट में हमारी गाड़ी आ जाएंगी और 15 फीट में लेंथ में आ जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता है, रूल्स रेगुलेशन काफ़ी टफ है। अगर आप किसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में रहते हैं तो कोई भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अलाउ नहीं करती है रोड पे गाड़ी रखना। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप जब भी अपने नया मकान बना रहे हो तो वहाँ कार पार्किंग इंटरनल हो। आज आपके पास कार नहीं है लेकिन फ्यूचर में 5 साल 10 साल बाद बिल्कुल डेफिनेटली आ सकती है, तो उस तरह से प्लानिंग कीजिए। कार पार्किंग ज़रूरी है, घर के अंदर हो। इन केस आपके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में रूल स्टॉप हो जाते तो ऐसी कंडीशन ना हो कि आपको अपने मकान को तोड़ना पड़े। तो इसीलिए पहले से कार पार्किंग दे दीजिएगा, आपकी कार इजीली पार्क हो जाए। कुछ लोग 10 बाय 10 में कार पार्किंग दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कार पार्किंग कोई भी आपको कार पार्किंग के लिए एरिया छोड़ना है तो मिनिमम 10 बाय 15 फीट का कार पार्किंग का एरिया होना चाहिए। तो कार पार्किंग का हमेशा ध्यान में रखिए। कार पार्किंग हो, बाइक पार्किंग हो, इसके लिए आपको अपने प्लॉट के अंदर ही पार्किंग देना है। काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। तो ये कुछ मिनिमम माइनर से पॉइंट थे जो कि बहुत ज़रूरी हो जाते हैं प्लानिंग से रिलेटेड। अब इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं कि आर्किटेक्चर से अच्छा नक्शा कैसा बना है, नक्शे में क्या क्या गलतियां नहीं होना चाहिए, नक्शे में जो हमारा नक्शा होता है उसमें रूम के साइज़ क्या होना चाहिए, बेडरूम का साइज़ क्या होना चाहिए, ड्राइंग रूम का साइज़ क्या होना चाहिए, किचन का साइज़ क्या होना चाहिए। काफ़ी सारे मिस्टेक्स है, काफ़ी सारे पॉइंट्स है, तो इसके लिए हमें और डिटेल में वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आते हैं तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो ये आज का हमारा वीडियो था। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए।